तो जैसे हमने बात किया कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है इंडियन स्टडी है, ये बाहर का स्टडी नहीं है। इसी में ये बताया गया है कि जो है बार बार अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन बढ़ रहे हैं। तो इसके बेसिकली जो इम्पैक्ट, एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कोई भी कैनुला अगर नहीं लग रहा है, अब दोबारा मंगाना पड़ रहा है पेशेंट से हमारे को, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, राइट। उसका कैनुला का कॉस्ट बढ़ेगा, उसका ड्रेसिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, सेकेंडरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा पेशेंट इम्पैक्ट। पेशेंट इम्पैक्ट क्या है कि पेशेंट बार बार हम लोग कैनुला लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है, तो पेशेंट वुड बी ट्रोमेटाइज, ठीक है। और वेन डिप्लीशन होने के चांसेस भी हैं, हेमाटोमा, अदर कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस हैं। सो वी कैन अवॉइड दिस थिंग। हाउ वी कैन अवॉइड, आई विल टेल यू लेटर इन फर्दर। बीडी का जो हमारा कैनुला है वो कैसे आप लोगों को हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं बेसिक। यूजली कैनुला जो है वेन के अंदर लगता है, ठीक है। वेन की बेसिकली 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। तो इंटीमा जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। जब कैथेटर का स्टीलेट इस वेन के अंदर अगर टच करता है तो क्या रहता है, तो आपने देखा जो फ्लेबाइटिस होता है, रेडिशनेस या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ कि ट्यूनिका इंटीमा का जो है वो टच कर रहा है नीडल, जिसकी वजह से फ्लेबाइटिस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। ट्यूनिका मीडिया के अंदर क्या है कि नर्व्स फाइबर्स होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब कैनुला लगा रहे हैं तो पेशेंट को एकदम से बहुत सीवियर पेन होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टीलेट है, कैनुला की जो नीडल है, वो नर्व्स को टच कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होने के चांसेस हैं। थर्ड एडवेंटिशिया। तो जो वेसल्स जो होती हैं, यानी कि वेन्स जो होती है, इसको भी जो है इंटरनली जो है ब्लड का सप्लाई जाता है, ठीक है। और हमारा स्टीलेट है कैनुला का जो है, अगर वो इसको टच करता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हेमाटोमा होने के चांसेस हैं। यानी कि वो ब्लूइश सा हो जाता है ना कई बार जब कैनुला लगाते हैं, दैट इज हेमाटोमा। तो यूजली दीज आर द वेन्स जो कैनुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। बेसिलिक वेन, सेफेलिक वेन, मेटाकार्पल वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन, वेन्स इन फुट, वेन इन स्काल्प, जुगुलर वेन्स, ठीक है। साइट्स टू अवॉइड, कौन कौन सा साइट्स जो अवॉइड करना चाहिए। एक तो जो जॉइंट वाला एरिया, जो फ्लेक्शन वाला एरिया है, वो वाला साइट जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। लोअर एक्सट्रीमिटीज, लो क्लोराइज्ड वेन है, लिम्ब अफेक्टेड बाय क्लिनिकल कंडीशंस, अगर किसी का प्लास्टर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, या कुछ और दूसरी मेडिकल कंडीशन है, तो वी शुड अवॉइड दैट। इन्फेक्टेड साइट, पेशेंट का कंडीशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की उसकी आईवी मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो एज ए प्रिंसिपल इसको हम ऐसे ले लेते हैं, जो प्रिंसिपल बना हुआ है, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, विच कैन अकोमोडेट पेशेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट आया और एक्सेसिव ब्लीडिंग का पेशेंट है, ठीक है, और हमें जो है वो उसको फ्लूइड रश करना है उसको, तो प्रोबली हम कौन से गेज वाला कैनुला यूज करेंगे, 20 या 18, प्रेफरेबली 18 गेज यूज करेंगे कि हमें जो है आधे घंटे के अंदर ही जो है वो ½ लीटर या 1 लीटर हमें फ्लूइड रश करना है। सो जो उसकी मेडिकल कंडीशन को, अब दोनों पिक्चर्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहां पे बार बार गायब हो जाते हैं, हाँ, कि ऊपर वाला जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है पिक्चर, नीचे वाला एप्रोप्रिएट है पिक्चर। तो कोई मुझे बता सकता है कि ऊपर वाला एप्रोप्रिएट क्यों नहीं है, और दोनों में कैनुला तो लगा ही हुआ है, बट नीचे वाला एप्रोप्रिएट है, ऊपर वाला एप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे क्यों? जो ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहे। यस, क्योंकि क्या है कि यहां पे जो है प्रॉपर हीमोडाइल्यूशन नहीं मिल रहा है, और यहां पे हीमोडाइल्यूशन मिल रहा है। अब यहां से जो है मेडिकेशन, जो इन्फ्यूजेंट्स है वो बाहर निकल रहे हैं, और यहां पे प्रॉपर ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से वो डाइल्यूट हो रहा है। अगर प्रॉपर इन्फ्यूजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसमें केमिकल फ्लेबाइटिस होने की भी चांसेस है, क्योंकि यहां पे केमिकल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ऊपर वाली कंडीशन के अंदर, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है वहां पे। वेन डायलेशन के मेथड, तो आप लोग भी इसमें से कुछ मेथड इस्तेमाल करते होंगे। आप बीपी काफ यूज करते होंगे, या टैबिंग के लिए यूज करते होंगे, फिर क्लिंचिंग यूज करते होंगे, या टॉर्निकेट यूज करते होंगे। तो टॉर्निकेट का जो एप्रोप्रिएट साइट बांधने का जो वो है, वो 4 to 6 इंचेस जो है अबव द साइट ऑफ वेनी पंचर, जहां पे भी आपको कैनुला लगाना है।
ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, ये यू आर मास्टर इन दैट, राइट। साइड प्रिपरेशन, हैंड वॉशिंग, सब लोग हैंड वॉशिंग करते हैं, तो सब क्लिनिकल एरिया के अंदर सिंक वगैरह सब बने हुए हैं, ठीक है। तो कितने स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के अंदर? 6। तो कोई करके बताएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रुप, एनीबडी? अरे सब लोग करते हो ना, तो फिर करके दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? डोंट हेजिटेट, मतलब अगर आप खड़े होके इधर, ये आपका नाम क्या है? मीना। मीना जी के लिए एक बार ताली बजा दो यार, इन्होंने हिम्मत करी है। तो मीना जी एक बार खड़े होके बता दो, सो दैट सब लोग देख पाए कि मतलब कैसे करते हैं। खड़े होके सब देख पाएंगे। हाँ, हाँ, पाम टू पाम लिया, हाँ, फिर इंटरलेसिंग द फिंगर, और हाँ ये किया फिर आपने, और फिर ये है ना, ये नेल्स किया, थंब किया, फिर रिस्ट, ठीक है। दिस इज मेडिकेटेड हैंड वॉशिंग। आई मीन टू से दैट कि जो भी हम नॉर्मल खाना खाने के लिए घर में हैंड वॉश करते हैं, तो ये इससे डिफरेंट इसलिए किया जाता है कि जो ग्रूव्स वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे जो फ्लोरा जो होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो इस 6 स्टेप्स करने से वो सारे के सारे फ्लोरा बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है तो रिमूव करना है पेशेंट को, जब कैनूल लगा रहे हैं तो वो यूजली रेजर यूज करते हैं, तो रेजर यूज नहीं करते, इससे माइक्रो अब्रेजन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कट लगने के चांसेस रहते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसकी जगह आप क्लिपर आप यूज कर सकते हैं। स्किन क्लीनिंग, स्किन कैसे क्लीन करते हैं? स्पिरिट लिया आपने ने और इसको, है ना, हाँ, बट एक्चुअल में ऐसे करते हैं, एक्चुअल में करते हैं हम लोग, सब लोग ऐसे करते हैं। तो जो साइट ऑफ वेनी पंचर है, वहां पे सेंटर से स्टार्ट करके और फिर सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स आउटवर्ड, ठीक है, जैसे जलेबी से बनाते हैं वैसे उस टाइप से, सो दैट वी कैन कीपिंग अवे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द साइट ऑफ वेनी पंचर। देन अलाउ टू एयर ड्राई, डोंट ब्लोट, अलाउ टू एयर ड्राई, उसको सूखने दो पहले, जो है सूखने के बाद फिर कैनुला परफॉर्म करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, बहुत से लोग जो है 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हैं, बहुत से लोग दोनों सोल्यूशन यूज करते हैं, पाउडेनाइडिन भी यूज करते हैं, क्लोरोहेक्साडिन भी यूज कर लेते हैं। तो आपकी जो हॉस्पिटल की पॉलिसी है, आप उस हिसाब से वो डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। कैथेटर के पार्ट, फ्लेबाइटिस इज बेसिकली जो इंटीमा जो हम बता रहे थे, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। ये बेसिकली 3 तरीके का होता है, इन्फ्यूजन रिलेटेड, मैकेनिकल और इन्फेक्शन रिलेटेड। मैकेनिकल को इन्फ्यूजन रिलेटेड ये होता है कि अगर जो इन्फ्यूजेंट्स है उसका पीएच और ऑस्मोलरिटी वो अगर एप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसकी वजह से जो फ्लेबाइटिस होगा उसको बोलेंगे इन्फ्यूजन रिलेटेड फ्लेबाइटिस। तो यानी कि कोई भी, जैसे आप एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे हैं, तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखा होता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, कि इसको आपने किस सोल्यूशन के साथ और कितना डाइल्यूट करना है। तो यूजली आजकल तो जो डाइल्यूशंस जो होते हैं वो साथ में ही आते हैं, ठीक है, सो दैट कि उसकी जो पीएच और जो ऑस्मोलरिटी है वो ब्लड के साथ मैच करें, जिससे कि इन्फ्यूजन रिलेटेड फ्लेबाइटिस ना हो। दूसरा बात करते हैं मैकेनिकल रिलेटेड फ्लेबाइटिस की। तो जैसे हमने बात किया कि कैथेटर और वेन का रेशियो अगर एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, कैथेटर मटेरियल की वजह से भी हो सकता है, इंसर्शन की रॉन्ग टेक्निक की वजह से भी हो सकता है, या हमने जॉइंट पे लगाया तो पेशेंट का मूवमेंट होगा जिसकी वजह से कैथेटर जो है वो पेन करेगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल रिलेटेड फ्लेबाइटिस होने के चांसेस हैं। इन्फेक्शन रिलेटेड, अगर हमने साइड को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किया या हैंड वॉश प्रॉपर्ली नहीं किया, इसकी वजह से जो फ्लेबाइटिस होगा उसको बोलते हैं इन्फेक्शन रिलेटेड फ्लेबाइटिस। ये जो है 0 से लेके 4 ग्रेड तक। तो यूजली ये प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है फ्लेबाइटिस। प्रोग्रेसिव का मतलब ये कि अगर एक बार ये ट्रिगर हो गया तो ये फिर कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। तो इस लेवल पे आने के बाद हल्की सी पहले डॉट बनेगी, फर्स्ट में आप देख रहे हो, फिर डॉट के साथ हल्का सा रेडिशनेस होगा, फिर स्टिक बन जाएगी। स्टिक जो है वो तकरीबन
3 से 4 सेंटीमीटर की स्टिक बनेगी। ग्रेड 3 के अंदर इसमें पस फॉर्मेशन हो गया और ड्रेनेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, एडमा हो जाएगा, और स्टिक जो है वो तकरीबन 6 to 7 सेंटीमीटर का हो गया। 4th के अंदर जो है ये कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो गया। सो दिस इज द ग्रेडिंग ऑफ फ्लेबाइटिस। तो हमारे को फर्स्ट लेवल पे जो है कैनुला को रिमूव करना पड़ेगा और दूसरी साइड पे लगाना पड़ेगा। ट्रांसफिक्सेशन यानी कि काउंटर करना, कैनुला जो है वो वेन से बाहर चला गया, और इस ट्रांसफिक्सेशन की वजह से ही जो है इन्फिल्ट्रेशन और एक्सट्रावेसेशन होता है। इन्फिल्ट्रेशन और एक्सट्रावेसेशन खासतौर से इंपॉर्टेंट क्यों है? जो कार्डिक सेटअप्स हैं, जो कीमो सेंटर्स हैं, जहाँ पे कि पावरफुल वेसिकेंट ड्रग्स जो है वो दी जाती है। अब जैसे हमने बताया ट्रांसफिक्सेशन के कैनुला जो है वो वेन के अंदर ना रह के वो कैनुला काउंटर कर गया या आउट हो गया। तो जो मेडिकेशन जो हम दे रहे हैं वो मेडिकेशन जो है वो सराउंडिंग टिश्यू में चला जाएगा, और सराउंडिंग टिश्यू में चला जाएगा तो उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। और वो मेडिकेशन अगर पावरफुल वेसिकेंट ड्रग्स है या कीमो ड्रग्स हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन हो गया या एक्स्ट्रावेसेशन हो गया या कैनुला जो है वो आउट हो गया? तो स्वेलिंग आने में तो उसको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगेगा ना। हाँ जी सर, पेन होगा उसको, बट फिर भी अगर हम, ये तो चलो बाद की बातें हैं, 1-1.5 घंटे के बाद की बात है। अगर अपने को पहले ही पता करना है, हमें डाउट हो रहा है कि भाई कैनुला आउट हो गया, हाँ इन्फ्यूजन रेट कम हो जाएगा और ब्लड आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने बात किया कैनुला वेन के अंदर होता है और हमने डिजिटल प्रेशर देना थोड़ा सा आगे। अगर वो कैनुला वेन के अंदर होगा तो क्या होगा, ड्रिप चालू रहेगी कि बंद हो जाएगी? हाँ, अगर कैनुला वेन के अंदर है तो ड्रिप बंद हो जाएगा, और कैनुला अगर वेन के अंदर नहीं है तो ड्रिप चलता रहेगा। तो सिंपल सा टेक्निकल मेथड है ना इसको चेक करने का। तो इन केस अगर ड्रिप बंद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कैनुला आउट कर गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया। तो उस केस में हमें क्या करना है, वार्म कंप्रेस करना है। अगर इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो हमें क्या करना है कि इसको वार्म कंप्रेस करना है, टॉवल को जो है थोड़ा सा गर्म करके उस साइड पे लगाना है। ठीक है, और इन केस अगर जो है पोटेशियम क्लोराइड वगैरह दे रहे हैं या एलिवेटेड पीएच वाली जो ड्रग्स है वो दे रहे हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमें जो है कोल्ड प्रेस को यूज करना है जो इन्फ्लेटेड साइट है उसके अंदर। ठीक है, और एक्स्ट्रावेसेशन अगर हो जाता है, सेम एक्स्ट्रावेसेशन को भी इन्फिल्ट्रेशन की तरह चेक करेंगे। तो उस केस के अंदर क्या करना है, अब उसमें अभी कैनुला को निकालना नहीं है। ठीक है, मेडिकेशन को जो है बिल्कुल बंद कर देना है सबसे पहले। दूसरा, जो कैनुला लगा हुआ है उसमें सिरिंज लगा के एस्पिरेट करेंगे सो दैट जितना मेडिकेशन, जितना इन्फ्यूजन है वो निकाल सके, वो बेटर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 to 10 ml जो है नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड लेके और उसके अंदर फ्लश करेंगे सो दैट वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, उसका इम्पैक्ट जो है वो डाइल्यूट हो जाए, टिश्यू नेक्रोसिस ना हो। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो साइट है, साइट के पास जो है फिर हम जो है वार्म कंप्रेशन देंगे, और पेशेंट की जो लिम्स है, जो हाथ है, उसको थोड़ा सा स्वेलिंग ना हो, या स्वेलिंग होगी उसको कम करने के लिए थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। हेमाटोमा यानी कि जो वेसल्स है, वेन है, वो रप्चर हो गया, जिसकी वजह से ये एक ब्लूइश सा स्किन के ऊपर स्ट्रक्चर बन जाता है। ये होता है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा अनप्रोफेशनल या लेस स्किल स्टाफ है उसकी वजह से, या फ्रेजाइल वेन या स्क्लोराइज्ड वेन को यूज कर रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, स्पीड शॉक मतलब कि इन्फ्यूजेंट्स को एकदम से फास्ट रन करना। तो इसके सिम्टम्स क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, डिजीनेस हो जाएगा, फ्लश करेगा पेशेंट का चेहरा एकदम से, और
बहुत ज़्यादा है तो वो पेशेंट जो है वो एनाफिलेटिक शॉक में भी जा सकता है। तो यूजली आप लोगों को फ्लो रेट जो है वो या तो डॉक्टर्स उसमें इंस्ट्रक्शन देता है कि मेडिकेशन किस स्पीड से देनी है, या जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स के जो मैन्युफैक्चरर है उनको मेंशन होता है कि इतने ड्रॉप जो है पर मिनट या इतने आवर्स के अंदर जो है इतना सोल्यूशन पेशेंट की बॉडी में जाना चाहिए टू अवॉइड स्पीड शॉक। पीडियाट्रिक जियाट्रिक को मैं कवर नहीं करूंगा यहाँ पे। अब जो ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो 7.35 टू 7.45 है। तो ये मेडिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल वैंकोमाइसिन उसका पीएच है 3.2, तो इसको अगर डाइल्यूट नहीं करेंगे तो वो पीएच की वैल्यू को बढ़ाएगा। तो हमने जो इन्फ्यूजन रिलेटेड फ्लेबाइटिस की बात कर रहे थे इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑस्मोलरिटी की बात करें तो ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी है वो 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। और ये जो दूसरी मेडिकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे जो ग्लूकोज 5% विद पोटेशियम क्लोराइड 0.3%, इसका जो ऑस्मोलरिटी है वो 358 है। ठीक है, अगर हमें हाई ऑस्मोलरिटी का सॉल्यूशन अगर देना है तो नॉर्मल वेन में उसको ना देके फिर हम लोग जो है सेंट्रल के थ्रू या उस सीवीसी के थ्रू जो है हम लोग जो है उसको देंगे। दिस इज ऑल अबाउट आईवी कैनुलेशन। ठीक है, सो एनी फीडबैक, एनी doubt, any suggestion for viewers? So our purpose is to educate you the line of best practice for IV cannulation so that कि आप जो है अपने पेशेंट को सक्सेसफुली और अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाओ, उसको बेटर सर्विस दे पाओ। ऐसा ना हो कि जो है पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है और फिर ड्यू टू फ्लेबाइटिस एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस वो एक बैड इंप्रेशन लेके जा रहा है। तो दैट वुड हेल्प टू इम्प्रूव योर हॉस्पिटल सर्विसेज एंड पेशेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल माय साइड, थैंक यू।